आज के दिन जो कट थ्रोट कंपटीशन बन गया है कोचिंग, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ठीक है कि सीकर में बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसा स्कूल आज भी नहीं है जो डिलीवरी करता हो। फिर सीकर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें तो आई फाइंड ह्यूज गैप, और उस गैप को ब्रिज करने का तरीका हमने देव विद्यालय में ढूंढने की कोशिश की है। पेरेंट्स को टूर करना ही करना चाहिए हमारे यहाँ से, चाहे उसके बाद में दे कैन मेक ए अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन। फिनलैंड एजुकेशन मॉडल में एग्जामिनेशंस नहीं होते हैं, बट दैट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड हुआ। राइट। ठीक है, तो हर मॉडल में ऐसे कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं जिनको हमें हटाना पड़ता है। वी आर नॉट ए डेवलप्ड इकोनॉमी, जो कि आज के दिन हम बहुत कॉमनली इशू देखते हैं कि बच्चों के दोस्त नहीं होते, उनके दोस्त उनके मोबाइल होते हैं, माँ बाप उनके दोस्त नहीं होते। तो ये सब चीज़ों को, इश्यूज़ को किल करने के लिए वी हैव डेवलप दिस कैंपस एंड वी हैव अडॉप्टेड सेवरल थिंग्स। आपकी कोई भी चीज़ के लिए, लाइक अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए आईआईटीज़ की, जिसके लिए आईआईटी में एंट्रेंस के लिए एक एग्ज़ाम बनाया गया है जेईई। ठीक इसी तरह से डॉक्टर का कोर्स जो है वो होता है नीट, ये भी ग्रेजुएशन कोर्स है। लेकिन क्या कोचिंग के बिना डॉक्टर नहीं बन रहे थे हिंदुस्तान में? पिछले कुछ दिनों से मैं लगातार देख रहा हूँ कि पेरेंट्स बहुत सारा रिसर्च करने के बाद में अपने बच्चे के लिए एक स्कूल फाइनल करते हैं, लेकिन समर वेकेशन से पहले ही उनको समझ में आता है कि ये स्कूल भी लगभग वैसा ही है जैसा पिछला स्कूल था। पेरेंट्स बहुत सारे स्कूल्स देखने के बाद भी 1 साल तक भी उस स्कूल से सेटिस्फाई रह नहीं पाते। एक स्कूल का बच्चा निकल के दूसरे स्कूल में जा रहा है और दूसरे स्कूल का बच्चा निकल के पहले स्कूल में आ रहा है। पेरेंट्स बस हर साल इसी तरीके से स्कूल बदलते रहते हैं। एजुकेशन सिटी होने के बावजूद और जहाँ पे लाखों बच्चे पढ़ रहे हैं, उसके बावजूद भी सीकर के स्कूल्स में से बच्चों का इस तरीके से आना जाना और उससे सेटिस्फाई नहीं होना एक बड़ा चैलेंज है। ये समझना होगा कि स्कूल्स में कहाँ कमियां हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो हमें स्कूल से एक्सपेक्ट करनी चाहिए। कई बार पेरेंट्स ये भी करते हैं कि उन्हें स्कूल से कुछ और ही एक्सपेक्टेशंस होती हैं जिसके लिए स्कूल नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीकर के देव विद्यालय के कन्वीनर मिस्टर सचिन से, और उनसे हम जानेंगे सीकर के स्कूल्स के जो चैलेंजेस हैं, देव विद्यालय किस तरीके से इन चैलेंजेस को फेस कर रहा है या इनसे ओवरकम कर रहा है। पेरेंट्स जब यहाँ पे आते हैं तो वो किस तरीके की एक्सपेक्टेशंस लेकर आते हैं, क्या सवाल होते हैं जब वो अपने बच्चे के लिए स्कूल देखने आते हैं, और सबसे खास बात, बहुत सारे मॉडल्स जो इस वक्त सीकर में चल रहे हैं उन मॉडल्स की क्या रिलेवेंस है एजुकेशन सिटी सीकर में, और किस तरीके से हम एक बेहतर स्कूल का चुनाव कर अपने बच्चे के फ्यूचर को ज़्यादा बढ़िया करने की एक कोशिश कर सकते हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। प्रणाम, थैंक यू फॉर द ऑनर एंड इनवाइटिंग ऑन योर प्लेटफॉर्म। जी सर, आई फील ऑनर्ड फॉर दिस। हमने आपके स्कूल के बारे में काफ़ी कुछ सुना है। आपका अर्ली एजुकेशन भी बहुत अच्छे तरीके से हुआ, बाहर के स्कूल्स में हुआ। आपने फिर काफ़ी मेहनत करके करीब जितना मुझे जानकारी में है कि करीब 1 दर्जन फ़ॉरेन कंट्रीज़ में आपने घूम के वहाँ के स्कूल्स को देखा, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को देखा, और उसके बाद में देव विद्यालय की आपने स्थापना करी। और यहाँ पे भी आते हैं तो सीकर के स्कूल्स में से बहुत अलग-अलग चीज़ें, अनोखी चीज़ें या डिफरेंट लेवल का कॉन्सेप्ट हमें आपके स्कूल्स में नज़र आता है। पूरे साल भर जिस तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं, एक्टिविटीज़ होती है, पेरेंट्स को आप इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं, ये सारी चीज़ें हम पिछले करीब 2 साल से लगातार देख रहे हैं। आज के इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहता हूँ कि देव विद्यालय का कॉन्सेप्ट कैसे आपके दिमाग में आया? कैसे आपने इसे शुरू किया? और जितना मुझे जानकारी है उससे ज़्यादा डिटेल में मैं जानना चाहता हूँ कि इसे शुरू करने से पहले आपने कितनी रिसर्च की है? बेसिकली आपने काफ़ी अच्छा जैसे बताया है कॉन्टेक्स्ट, जो आपने इस वीडियो के शुरुआत में प्रस्तावना बताई है सीकर का एजुकेशन सिस्टम को लेकर के जो सब यहाँ हो रहा है, दैट हैज़ इग्नाइटेड द थॉट, और जिसकी वजह से हमें एक विचार करना पड़ा कि ठीक है कि सीकर में बहुत सारे स्कूल्स हैं, लेकिन अभी भी एक ऐसा स्कूल आज भी नहीं है जो डिलीवरी करता हो। और उसका प्राइमरी आप देखेंगे कि अ, हर चीज़ के लिए, छोटी से छोटी चीज़ के लिए सीकर में कोचिंग सेंटर बन चुके हैं। हमने उसी स्कोप को देखते हुए ये आइडेंटिफाई किया कि हमें इस फील्ड में काम करने के लिए स्कोप है, और चूँकि हमने खुद ने बहुत अच्छी जगह जैसे एजुकेशन किया, तो उसकी वजह से हमें स्कोप मिला। हमें एक्सपीरियंस पहले से रहा है कि एजुकेशन किस तरीके से होनी चाहिए, रादर देन द वे इट इज़ बीइंग डन इन सीकर।
इससे हमने काफ़ी अलग तरीके से एजुकेशन को अपनी खुद के समय में भी देखा है। तो अगर मैं मेरे तरीके में या मेरे सिबलिंग्स के एजुकेशन में और मेरी वाइफ़ के कॉन्टेक्स्ट में अगर एजुकेशन को देखूँ, जहाँ उन लोगों की हुई और जिस तरीके से उनकी हुई, और फिर सीकर के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखें, तो आई फाइंड ह्यूज गैप। और उस गैप को ब्रिज करने का तरीका हमने देव विद्यालय में ढूँढने की कोशिश की है। जैसे कि नाम में ही आप विद्यालय देखते हैं, तो जनरली लोग स्कूल लिखना पसंद करते हैं और अलग-अलग तरीके के टाइटल्स उसमें यूज़ करते हैं। राइट। तो अगर मैं एक छोटे से एग्जांपल से आपको बता रहा हूँ कि ये एरिस्टोक्रेसी है कि हमें इंग्लिश नाम होगा तो बाइंग आएगी। तो हमने इसको इस तरह से बहुत सारी चीज़ों के साथ इसको स्कूल को एज़ ए आइडिया हमने इसको यूनिक बनाने की कोशिश की है। और ओवरऑल एज़ यू हैव ऑलरेडी सेड, येस इट्स ट्रू दैट मी एंड माय स्पाउस एंड हम लोगों ने काफ़ी कंट्रीज़ को ट्रैवल किया है। उसके अलावा हमने हिंदुस्तान की बहुत बेहतरीन जो इंस्टीट्यूशंस हैं, हमने अक्रॉस लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द कंट्री वी हैव ट्रैवल्ड, वी हैव सीन द स्कूल्स, वी हैव स्टेड देयर, वी हैव सीन देयर करिकुलम्स, किस तरीके से वो काम कर रहे हैं, व्हाई कपल ऑफ देम हैव नॉट इवॉल्व्ड, व्हाई दे हैव चेंज, हाउ मच दे हैव चेंज, उस तरीके की चीज़ों को हमने इन्वॉल्व किया है। ओके। इसमें एक चीज़ जो मैं हमेशा कहता हूँ कि एजुकेशन में व्हाट यू आर डूइंग इज़ नॉट दैट ग्रेट, व्हाई यू आर डूइंग इज़ समथिंग रियली इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी। तो देव विद्यालय इज़ आंसर टू दैट व्हाई। हम उसी को एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, क्या आप थोड़ा और बताएंगे कि आपने कौन कौन से कंट्रीज़ विज़िट किए, वहाँ के जो एजुकेशन के मॉडल्स हैं उनको आपने कैसे देखा, और क्या आपने किसी एक कंट्री से ही सारा इनकलकेट किया अपने स्कूल में, या अलग अलग कंट्री से कुछ कुछ लिया है, कैसे किया है आपने? सो यस, देखिए एजुकेशन सिस्टम की अगर हम बात करें तो हर कंट्री के कॉन्टेक्चुअली वो अपने लिए डिज़ाइन किया जाता है और वो वहीं की जो उस देश की रिक्वायरमेंट्स हैं वो उनको एड्रेस कर रहा होता है। तो अगर मैं मेरे कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ तो यस, हमने ऑलमोस्ट पूरा वेस्टर्न यूरोप हमने ट्रैवल किया है। हमने वेस्टर्न यूरोप में आप फ़िनलैंड से भी फ़िनलैंड हो गया है, बेल्जियम हो गया, जर्मनी को हमने कवर किया, फ्रांस को कवर किया, नीचे स्पेन होते हुए हम पोर्चुगल वगैरह में, इटली वगैरह हमने सारा कवर किया। देन वी ट्रैवल टू यूके एज़ वेल। और हर जगह से जो चीज़ वहाँ की रेलेवेंट है, जो उसको लेकर के बेस्ट है। क्योंकि कोई भी मॉडल अपने आप में अच्छा या बुरा नहीं होता है। इट जस्ट दैट यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ गुड इन दिस पर्टिकुलर मेथड ऑफ टीचिंग फॉर आवर किड्स एंड हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेबल। क्योंकि वहाँ अच्छा हो सकता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसकी यहाँ इफ़ेक्टिवनेस को भी देखना ज़रूरी है। जो जो वहाँ पे हो रहा हो यहाँ पे होगा, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में हमने उसकी रेलेवेंस को देखा है। जैसे मैं सिर्फ फ़िनलैंड की ही बात करूँ, तो फ़िनलैंड एजुकेशन मॉडल में एग्ज़ामिनेशंस नहीं होते हैं, बट दैट कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड ओवर हियर। राइट। ठीक है? तो हर मॉडल में ऐसे कुछ अच्छी चीज़ें हैं, कुछ बुरी चीज़ें हैं, जिनको हमें हटाना पड़ता है। वी आर नॉट ए डेवलप्ड इकोनॉमी, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में हमारी जो रिक्वायरमेंट हैं एजुकेशन को लेकर के हिंदुस्तान की, वो अलग तरीके से हैं। और उसी के कॉन्टेक्स्ट में हमने जैसे प्री प्राइमरी सेक्शन को आप देखेंगे, यूके की प्री प्राइमरी स्कूल को लेकर के वहाँ की एक इंडियन ओरिजिन की प्रिंसिपल हैं जो कि बड़ी फेमस हैं, एंड शी इज़ नोन फॉर हर स्ट्रिक्टनेस। शी इज़ फेमस अक्रॉस द ग्लोब नाउ। तो वहाँ हमने देखा है उस चीज़ को इम्प्लीमेंट होते हुए, जहाँ पे हमने यहाँ पे देखते हैं कि हम बच्चों को लेकर के बहुत ज़्यादा पेरेंटिंग के बजाय हम पैम्परिंग में घुस चुके हैं ऑलरेडी। आप देखते होंगे कि पेरेंट्स आर कैरिंग द बैग्स ऑफ द देयर किड्स। ये अफेक्शन दिखाने का तरीका है। सो दैट इज़ हो सकता है वो पैम्परिंग। मैं मेरे को लगता है, पेरेंट्स को लगता है कि नहीं, हम अपने बच्चे के लिए पैम्परिंग कर रहे हैं, बट एट द सेम टाइम यू आर मेकिंग हिम और हर फील कि ये काम उसके लिए नहीं बना है। वो आप क्यों कर रहे हैं? क्योंकि बैग में स्कूल ने बहुत सारा वज़न डाल दिया है। तो हमने ये चीज़ें यूके से सीखी कि किस तरीके से हमें किसी की ब्रेन के अंदर एरिस्टोक्रेसी को साइलेंटली किल करना है। जो आज हम बहुत सारे वर्गीकरण हमारे समाज में देखते हैं, जी। वो एरिस्टोक्रेसी की ही रिज़ल्ट होती है। तो उसको ख़त्म करने का तरीका स्कूल की ज़िम्मेदारी है। देश की हर समस्या का निदान शिक्षा के अंदर है। उसे हमें ये देखना होगा कि हम उसे कैसे कर सकते हैं। तो हमने प्री प्राइमरी सेक्शन को अगर हम देखें हमारा, तो हमने यूके से लिया। हम स्टोरीज़ बच्चों को कभी भी बुक से नहीं पढ़ाते हैं, हम पपेट शो से समझाते हैं। उसमें भी फिर 3 से 4 वर्जन बताते हैं। तो देयर आर सच थिंग्स व्हिच वी हैव अडॉप्टेड।
पार्क्स में आप जैसे हमारा एडवेंचर पार्क देखेंगे, तो स्कूल अगर आप हिंदुस्तान के रेयरली एनी ऑफ द स्कूल्स वुड बी हैविंग एनी एडवेंचर पार्क, बट वी हैव फॉर द रीजन बिकॉज ऑलमोस्ट एवरी यूरोपियन स्कूल और पार्क इज हैविंग द सच काइंड ऑफ एडवेंचर पार्क्स। राइट। ठीक है, और उसका रीज़न है कि आप बच्चे को उस चीज़ से बिल्ड करते हैं, उसकी पर्सनैलिटी को बिल्ड करते हैं, उसके फोबियाज को किल करते हैं, और वो ओवरकम करता है उन चीज़ों से, और वो उसी के हिसाब से उसकी पर्सनैलिटी ओवर पीरियड ऑफ टाइम ग्रूम करती है। तो इस तरीके की हमने पब्लिक स्पीकिंग हमने रखा है। हमारा कैंपस जो है वो एक इंटरैक्टिव कैंपस है, आप देखते हैं हर जगह एक टाइटल दिया गया है, दैट टाइटल स्पीक्स ए स्टोरी। ओके, हाँ, हमने देखा कि हर जगह का कुछ अलग नाम दिया गया है। बिल्कुल, तो वो उसके पीछे एक स्टोरी है। तो आप जब बच्चे से पूछेंगे कि व्हाट इज़ कोलोसियम, तो उसको पता है कि मानव सभ्यता के अंदर पहली बार ऑर्गेनाइज़ गेम्स करने के लिए, इन गेम्स को ऑर्गेनाइज़ करने के लिए ऑर्गेनाइज़ तरीके से रोमन एम्पायर के अंदर कोलोसियम बनाया गया, जहाँ पे लोग मनोरंजन देखने के लिए स्टेडियम में आते थे। दैट स्टेडियम वाज़ कॉल्ड कोलोसियम। इसीलिए हमने अपने जो ग्राउंड्स हैं, जो क्लस्टर ऑफ ग्राउंड्स हैं, उसका नाम हमने कोलोसियम रखा है। सो इट्स ए स्टोरी बिहाइंड इट। राइट। हमने स्विमिंग पूल नहीं बनाया क्योंकि हम कंपटीशन बाद में सिखा देंगे। बच्चा जब लेटर एज में अपनी आएगा, जब वो कॉलेज में आएगा, जब उसे कंपटीशन करना है एक्चुअली फाइनल अपने जीवन यापन के लिए, कुछ अर्निंग्स के लिए, तो हमने वो अपने आप कंपटीशन जानता है कि आई हैव टू सर्वाइव बेटर एज़ कम्पेयर टू माई कॉम्पिटिटर्स और माई पीयर्स। तो हमने उस चीज़ को हटा करके उसकी जगह पोखर डाला, स्विमिंग पूल की जगह स्प्लैश पूल डाला। तो स्प्लैश पूल का पर्पज़ क्या है, उसका नाम पोखर रखा, क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि हिंदी नाम को अडॉप्ट करना कोई आपके अंदर कोई कमज़ोरी नहीं है। राइट। और इंग्लिश बोलने वाले कभी भी एरिस्टोक्रेट्स नहीं हो सकते। ठीक है, वो एक मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, मेरे को अपनी बात को संवाद करने का एक माध्यम है, बट बियॉन्ड दैट देयर इज़ नो रेलेवेंस ऑफ द लैंग्वेज। ओके। तो हमने उसको पोखर जो बना है, स्प्लैश पूल हमारा है, वो बच्चे का इंटरेक्शन है बेसिकली दूसरे दोस्तों के साथ, दूसरे साथियों के साथ। जब वो ये सोशल बॉन्ड डेवलप करेगा, तभी वो आगे आकर के अपने साथियों की रिस्पेक्ट करे। जो कि आज के दिन हम बहुत कॉमनली इशू देखते हैं कि बच्चों के दोस्त नहीं होते, उनके दोस्त उनके मोबाइल होते हैं, माँ बाप उनके दोस्त नहीं होते। तो ये सब चीज़ों को, इश्यूज़ को किल करने के लिए वी हैव डेवलप दिस कैंपस एंड वी हैव अडॉप्टेड सेवरल थिंग्स। लाइक हमारे यूनिफॉर्म भी अगर आप देखेंगे, तो उसके अंदर हमने उसको ऑस्ट्रेलिया से गर्म कपड़ों के हिसाब से, गर्म प्रदेश होने की वजह से हमने लाइट कलर्स को यूज़ किया है। टाई बेल्ट ना रख करके हमने उसकी जगह एक सर को कवर करने की, जो कि राजस्थान की परंपरा रही है, क्योंकि हम हॉट बेल्ट में हैं तो सर ढकना ज़रूरी है। तो हमारा हर बच्चा बैगी कैरी करता है सर के ऊपर हर टाइम, और जब वो स्पोर्ट्स होता है जो कि हमारा हर रोज़ होता है, तो उसके लिए उसको हैट दिया गया है कि उसको खेलते वक्त टेंशन नहीं है कि उसका सर खुला हुआ है, ही कैन प्ले विद कंफर्ट बिकॉज द हेड इज़ कवर्ड। इन द सेम वे वी हैव अडॉप्टेड गोकु सुजी फ्रॉम जापान। अपनी चीज़ें खुद से करना है, स्वावलंबन बेसिकली। तो बच्चे हमारे अपने जो है टिफ़िन्स को हैं खुद से क्लीन करते हैं, अपने स्पेसेस को खुद से क्लीन करते हैं। एमटीएस जो स्कूल को सपोर्ट सिस्टम के लोग जो होते हैं, उनको हमें मिनिमम इसीलिए रखना पड़ता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर ऑफ बाय द स्टूडेंट। दे फील वी ट्राई टू मेक देम बिलीव दैट दिस प्लेस इज़ एक्चुअली देयर इमोशनली, they must feel that this is their second home. And until unless they will not be having this feeling, they will not inject or they'll accept this and this school as their second home, they'll never love it. और जब तक वो इसको जगह को पसंद नहीं करेंगे, वो कनेक्ट नहीं होंगे, यहाँ आकर के वो सीख नहीं पाएंगे। तो वो चीज़ें हैं जिनको हम अलग तरीके से ग्रूम कर रहे हैं। बाकी का तो जो करिकुलम हमें फॉलो करना है, वी आर ऑनरिंग दैट। आपने कहा कि आपने टाई बेल्ट नहीं रखा है और इस तरीके की आपने यूनिफॉर्म रखी है, लेकिन काफ़ी समय तक हमने देखा है कि टाई बेल्ट तो जो है वो मतलब एक अच्छा फैशन माना जाता है कि स्कूल का यूनिफॉर्म है, बच्चा उसमें स्मार्ट लगता है। तो आपको क्यों नहीं लगा कि मतलब इसका रिलेवेंस नहीं है, आपको टाई बेल्ट नहीं रखना चाहिए? जैसे काफ़ी सारे स्कूल्स भी अब टाई बेल्ट को हटा रहे हैं, आपका क्या रीज़न रहा है इसके लिए? इट्स अ गुड क्वेश्चन। इसमें दिनेश जी, इसको ऐसे देखिए कि टाई बेल्ट जो है एक ऐसी प्रदेश की रिक्वायरमेंट थी जहाँ वो पहले ब्लेज़र पहना जाता था, उसको जो सामने का पोर्शन है ड्रेसिंग सेंस के अंदर, कि आप जब कर रहे हैं तो आपको बटन ऊपर का बंद करना है, तो उस चीज़ के लिए टाई का पर्पज़ है। ओके। एक्चुअली रूटीन में हम गर्म जगह से हैं तो हमें हमारी बॉडी में ऐसे कपड़े होने चाहिए जो लाइट को रिफ्लेक्ट कर सके, एक चीज़। दूसरा, वो लूज़ होने चाहिए, टाइट नहीं होने चाहिए। अगर आप ब्लेजर्स वगैरह देखेंगे या
टाई बेल्ट पहनते हुए, तो शर्ट्स वगैरह आपके टक होने चाहिए, एकदम फाइन फिनिशिंग में दिखनी चाहिए। तो गर्म जगह में रह कर के आप ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। व्हेन यू विल बी इन ए कोल्ड प्लेस लाइक शिमला, दार्जिलिंग, जहाँ की स्कूलों को भी हमने विजिट किया, तो यस, इट्स ट्रू दैट दोज स्कूल्स हैव टाई एंड बेल्ट्स ड्यूरिंग देयर समर सीजन, विंटर सीजन्स। वी हैव मफलर्स इंस्टेड ऑफ टाई एंड बेल्ट। ओके। हमारा पर्पस ये था कि हमारी यहाँ की साइंटिफिक रिक्वायरमेंट सर को कवर करना है। So there is no point into putting unnecessary cost on the parents in form of tie and belt कि आप ये भी पहनिए। तो हमने उसको हटाया और एक हेड गियर की रिक्वायरमेंट था, वो हमने बैगी के रूप में इंट्रोड्यूस किया, जिसकी यूटिलिटी है बेसिकली, टाई बेल्ट की यूटिलिटी नहीं है। हर चीज़ का रिलेवेंस होना चाहिए पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से। एग्जैक्टली। एंड द सेम थिंग जो मुझे समझ में आया, आपने जैसे कहा कि आप फिनलैंड भी गए, आपने यूके भी गए, तो अभी एजुकेशन सिटी सीकर में भी हमने ये देखा और आसपास के भी बहुत सारे एरियाज़ में कि पर्टिकुलर मॉडल्स हैं कि ये कंट्री का मॉडल, वो कंट्री का मॉडल, लेकिन आपने सबसे थोड़ा थोड़ा लिया। इसको आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे कि आपने ऐसा क्यों किया, और जो स्कूल्स ऐसा कर रहे हैं कि पर्टिकुलर किसी एक जगह का मॉडल जब बोल के पेरेंट्स को बताया जाता है, तो वो क्यों सही नहीं है या वो कितना सही है? देखिए, देयर इज समथिंग कॉल्ड इक्विलिब्रियम। मैंने जैसे कहा, जिस भी कंट्री का अपना एक मॉडल है, वो उस कंट्री की रिक्वायरमेंट को पूरा करता है। ठीक है। आप कुछ एग्जांपल्स के साथ बताएंगे तो हमें ज़्यादा समझ आएगा। अब लीजिए, जैसे हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलियन कॉन्टेक्स्ट में, ओके। उनका भी एक पर्टिकुलर मॉडल है जिसको वो लोग प्रैक्टिस करते हैं। उसके अंदर ऑन हैंड लर्निंग बहुत ज़्यादा है। ओके। आप जापान में जाइए, वहाँ पे एक रेगुलर स्कूलिंग के अलावा लाइफ स्किल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। आप जाइए फिनलैंड के लिए, उनके अंदर हैप्पीनेस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस है। आप जाइए यूके में, जहाँ तो बच्चा जब प्री प्राइमरी लेवल पे हो रहा होता है, तो उसके अंदर प्री प्राइमरी के टाइम में ही उसके अंदर वो चीज़ें इनकलकेट करने की कोशिश की जाती है जो उसकी लाइफ स्किल्स के रूप में तब्दील होंगे, एक्सेप्टेंस जैसे मैं अगर बात करूँ। अब होता ये है कि जब हम उन चीज़ों को पूरी तरीके से पढ़ते हैं, तो वो हमारे काम की रहती हैं। ओके। सीकर के केस में, जैसे मैंने इक्विलिब्रियम के कॉन्टेक्स्ट में बोला, तो बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने एक मॉडल को अडॉप्ट किया है और आपने प्री प्राइमरी तक रखा है। ऐसा नहीं है कि कोई भी मॉडल केवल प्री प्राइमरी के लिए बना हुआ है। आप जैसे मॉन्टेसरी मॉडल की बात करेंगे, तो वो ग्रेजुएशन लेवल तक भी होता है। राइट। फिनलैंड है, तो वहाँ पे भी स्कूलें टॉप लेवल तक भी होती हैं। आप किसी भी MIT का मॉडल, जैसे एक और सीकर में मैंने पॉपुलरली सुना है, तो वो भी टॉप लेवल। लेकिन आपने सिर्फ प्री प्राइमरी में क्यों लिमिट किया इसको? बिकॉज अदरवाइज अगर आप देखें, you have commercial interest involved into that. राइट। So instead of having proper infrastructure, proper manpower, resources in place for you, you are basically doing something as a marketing gimmick. Marketing gimmick जो है वो आपके लिए, पेरेंट्स के लिए एक, पेरेंट्स को वो सब नया सुनने में अच्छा लगता है। आई एम सॉरी टू से दिस, बट यस, पेरेंट्स को आज के दिन की एजुकेशन जो है, उन्हें लगता है कि कुछ हमें नया दिखना चाहिए, कुछ नया मिलना चाहिए। एजुकेशन इज़ नॉट दैट ईजी थिंग कि आपने कपड़े की तरह कि आप बदल देंगे रोज़ाना, कि आज ये है, कल वो है, परसों ये है। तो ये चीज़ें हैं, मॉडल सभी अच्छे हैं, उनकी रेलेवेंस है, उनके अंदर से सब कुछ हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है, लेकिन जो है उसको फिर जो अगर इम्प्लीमेंटेशन है वो पूरे टॉप लेवल तक आना चाहिए, ताकि बच्चा एक पर्टिकुलर सिस्टम से ग्रूम हो। अगर हम उसको नहीं अडॉप्ट करेंगे, देन वी विल फील, ये ऐसे कुछ है कि हमने बहुत पॉपुलरली जैसे सुना कि आधा ज्ञान कैसा होता है, ये उसी का रिजल्ट बन के आएगा फ्यूचर के अंदर में। राइट। सीकर में काफ़ी सारे स्कूल्स हैं, हमने इसके चैलेंजेस की बात करी और आपने ये भी कहा कि डिलीवरी में स्कूल्स फेल हो रहे हैं, जिसकी वजह से हर चीज़ के लिए कोचिंग्स हैं। आप इस चैलेंज को किस तरीके से देखते हैं, और पेरेंट्स के समझने के लिए कि एक्चुअल में किस चीज़ के डिलीवरी में आप फेल होने की बात कर रहे हैं, और चैलेंज जो आप कोचिंग को लेकर कह रहे हैं, तो क्या आपके हिसाब से कोचिंग का रिलेवेंस नहीं है, या कोचिंग नहीं होना चाहिए, या क्या दिक्कत है कोचिंग इंडस्ट्री में? देखिए, कोचिंग अगर करियर बनाने की बात आती है, वहाँ मान लीजिए कोई बंदा ब्यूरोक्रेट बनना चाहता है, उसके लिए उसे कोचिंग में जाना है, वैलिड है।
कोई इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि प्रॉपर उसकी कोई अलग से स्कूलिंग या ग्रेजुएशन कोर्सेज वगैरह नहीं होते हैं. If somebody is doing something of that kind, then it's okay. There's nothing wrong into that. ओके. But आपकी कोई भी चीज़ के लिए, लाइक अगर मैं बात करूँ ग्रेजुएशन कोर्सेज के लिए IITs की, जिसके लिए IIT में एंट्रेंस के लिए एक एग्ज़ाम बनाया गया है JEE. ठीक इसी तरह से डॉक्टर का कोर्स जो है वो होता है नीट. ये भी ग्रेजुएशन कोर्स है. अगर बच्चा 11वीं करके 12वीं में आ सकता है, तो 12वीं करके 13वीं में पहुंचना चाहिए. मैं मानता हूँ वहाँ कंपटीशन है, इंटेंस है, लेकिन क्या कोचिंग के बिना डॉक्टर नहीं बन रहे थे हिंदुस्तान में? लेकिन प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ कि सबसे पहले आई विल गो टू द अर्लियर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि डिलीवरी के ऊपर बिल्कुल सही बात है दैट स्कूल्स हैव फेल्ड टू डिलीवर व्हाट दे वर सपोज टू डिलीवर. दे हैव नॉट डन दैट. कॉम्प्रोमाइज मैन पावर को उन्होंने यूज़ किया, तो उससे पूर्ति होती रही. तो जिस बच्चे के अंदर खुद में स्पार्क था, उसने अपने स्पार्क को यूज़ किया. उसने आइडेंटिफाई किया कि अगर मेरे को इससे निकलना है तो मेरे को कुछ बेहतर करना है, तो उसने अपने स्पार्क को करके यूटिलाइज करते हुए आगे निकला. जब 90s का दौर आया, पैसा हिंदुस्तान में फ्लो होने लगा आफ्टर, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे नरसिम्हा राव जी की सरकार में, और उन्होंने पहली बार आर्थिक सुधार हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किए, तो उस दौरान जब पैसा धीरे धीरे करके फ्लो होने लगा, तो घर के अंदर का आधा हिस्सा काम करना बंद हो गया, महिलाएं. उससे पहले महिलाएं ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज इंडस्ट्री में काम करने के लिए जा रही थी. तो आप देखेंगे, अगर उस टाइम की रिपोर्ट्स को अगर आप देखेंगे, यू विल फाइंड ए सीवियर डिप आफ्टर पोरिंग ऑफ मनी इनटू द सिस्टम. और वो ऐसे नहीं कि वो फीमेल्स काम नहीं करती थी, वो अपने बच्चे को ग्रूम करती थी. दे थॉट कि अगर हमें हमारी करंट स्टेट से निकलना है, तो द बेस्ट वे इज़ कि हम अपने बच्चे को खुद फोकस करके पढ़ाएं. तो उन्होंने किया, तो वहाँ तक भी सब ठीक था. लेकिन आज के दिन जो कट थ्रोट कॉम्पिटिशन बन गया है कोचिंग, दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल. वो क्यों हो रहा है? क्योंकि पेरेंट्स को नहीं पता है कि उनसे कि स्कूल में जाकर के क्या सवाल करना चाहिए. अगर हम NEP 2020 को देखें और उस डॉक्यूमेंट को कोई भी बंदा पढ़ेगा, इट्स ए हार्डली 60-70 पेजेस डॉक्यूमेंट इन इंग्लिश. अगर से कोई पढ़ेगा तो वन कैन इजीली फिगर इट आउट कि मेरे को क्या सवाल पूछना है. ओके. मुझे मेरे स्कूल से, तो जब आप बाज़ार में कुछ लेने जाते हो, कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो आप रिटर्न कर देते हो कि अच्छा नहीं आया है, हम आई वांट टू रिटर्न. आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, अच्छा नहीं लगता तो भेजते हैं. आपके बच्चे के लिए भी आपने एक तरीके से एक एजुकेशन कोर्स खरीदा 1 साल के लिए, लेकिन स्कूल ने डिलीवर नहीं किया. हाउ डू यू इवैल्यूएट unless you will not identify what are the things that wherein I have to evaluate the kid. अगर आप वो इवैल्यूएशन सीख जाएंगे तो आप सवाल करना सीख जाएंगे. आज के दिन पेरेंट्स जो हैं वो गिमिक में चल रहे हैं कि मेरे को अच्छा क्या दिख रहा है, मोबाइल की रील में अच्छा क्या दिख रहा है, या मेरे को स्क्रीन पे क्या अच्छा दिख रहा है, मैं उससे मान लेता हूँ कि वो सत्य है. यथार्थ सत्य वो नहीं है. यथार्थ सत्य वो है जो आपका बच्चा लेके गया. आई मेड ए ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इट्स ए ब्यूटीफुल कैंपस. दिस कैंपस विल नेवर गो विद योर किड. What I'm teaching to your kid will ultimately go with the kid. तो उस बच्चे के अंदर मैं क्या सिखा रहा हूँ, अगर ये पेरेंट पूछने लग जाए, इंस्टेड ऑफ लुकिंग कि कैसा कैंपस है, कौन लोग हैं, क्या कोर्स है, ये सब देखने की ज़रूरत नहीं है. आपको ये देखना है कि दूसरी का बच्चा, NEP में बहुत क्लियरली बताया हुआ है कि न्यूमेरिक और अल्फ़ाबेटिक उसको आ जानी चाहिए, यानी कि वो रीडिंग करना आना चाहिए, और इन न्यूमेरिक में इनिशियल 2 कैलकुलेशंस करनी, प्लस एंड माइनस क्या आ जानी चाहिए. अगर ये आपके बच्चे को आ रही हैं, इसका मतलब आपके स्कूल ने बच्चे को सेकंड लेवल के लिए तैयार किया है. अगर वो नहीं आ रही है, जो कि सच्चाई है, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सर, जो एक रिपोर्ट है जो जनवरी 2025 में, हर साल वो जनवरी में रिलीज़ होता है, 28 जनवरी को इस साल भी रिलीज़ हो चुकी है. उसमें बताया गया कि 8वीं के बच्चे सेकंड का टेक्स्ट नहीं पढ़ पा रहे हैं. भीलवाड़ा के जो स्कूल, भीलवाड़ा की स्कूल को इस साल का जो सैंपल था वो भीलवाड़ा था. उसमें सीकर भी अपने टाइम में एक बार रह चुका है ऑलरेडी. एंड कंडीशन कोई बहुत ज़्यादा बदली नहीं है. और कंडीशन के बुरे होने की जो कोचिंग आती हैं, उसका रिज़ल्ट आप देखिए कि वो किस तरह से तब्दील होती हैं. उसका मैं आपको 3 एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कि लास्ट ईयर आपने अगर देखा हो तो IIT बॉम्बे के 33% पॉपुलेशन डिडंट गेट प्लेस्ड. ऐसा क्या हुआ? अब उसको ढकने के लिए कोई कुछ भी कहता हो, लेकिन सच्चाई ये है कि
कॉर्पोरेट साफ कहते हैं कि हमारा आज के दिन जो आईआईटी, टॉप 6 आईआईटीज़ की मैं बात कर रहा हूँ केवल, उनके बच्चे भी इस लायक नहीं हैं कि उनको प्लेसमेंट दे सकें। उसका सबसे प्यारा एग्ज़ाम्पल है केवल इसी हफ़्ते की इन्फोटेक का आपका इन्फोसिस की न्यूज़। इन्फोसिस ने पिछले साल आज से तकरीबन 9 से 10 महीने पहले तकरीबन एक बड़ी मैन पावर को हायर किया। उनमें से भी उन्होंने 295 लोगों को निकाल दिया है और वो केवल आईआईटी और आईआईटी के लोग हैं। इसका एक और बेहतरीन एग्ज़ाम्पल ये है कि पार्लियामेंट परमानेंट कमिटी ऑफ हायर एजुकेशन ने 14 या 15 अप्रैल को ही एक रिपोर्ट सबमिट किया है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन से लिया है और उनको कंसर्न रेज़ किया है उसके अगेंस्ट में, जिसमें बताया गया है कि लगातार प्रीमियर जो आईआईटी इंस्टीट्यूशंस हैं, जिसमें दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई वगैरह शामिल है, जी। खड़गपुर, कानपुर वगैरह शामिल हैं। इनके बच्चों का लगातार इनकी प्लेसमेंट नीचे आती जा रही हैं। ओनली 75% इज़ गेटिंग प्लेस्ड, रेस्ट ऑफ द पीपल आर नॉट गेटिंग प्लेस्ड। लोग तो पीपल आर जस्टिफाइंग इट इन फॉर्म ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है। तो हम एंटरप्रेन्योर के फेलियर्स भी हम लगातार देख रहे हैं, क्योंकि इनएक्सपीरियंस्ड ओवर कॉन्फिडेंट बच्चा जाता है और कहता है कि मैं स्टार्टअप शुरू करूँगा। आप रिज़ल्ट देख रहे हैं कि क्या हो रहा है आज के दिन मार्केट में। ये सब चीज़ें एजुकेशन से रिलेटेड हैं। अगर पेरेंट्स सही तरीके से आइडेंटिफाई करें व्हाट आर द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट्स ऑफ माय किड, उसको समझने के लिए एनईपी का डॉक्यूमेंट पढ़ें, जो कि एक सर्च इंजन पे जाके कहीं पे भी वो डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं बहुत आसानी से, और स्कूल को इवैल्यूएट करें उसके बेसिस पे, रादर देन लुकिंग कि मेरे बच्चे का रील कितना बना, कितने वीडियो आए, कितनी फ़ोटोएँ आई, जो कि मैंने सीकर के केस में बहुत कॉमनली देखा है। आई एड्रेस दीज कंसर्न ऑफ माई पेरेंट्स एज वेल। तो हमने कहा कि हम वी आर नॉट फोटोग्राफर्स फॉर यू, है ना। फोटोग्राफर करने के लिए एक अलग स्कूल हो, वो एक अलग प्रोफेशनल होता है। वी आर नॉट फोटोग्राफर ऑफ किड, वी आर द स्कूल। अगर आपके बच्चे को पढ़ाई के लेवल पे वो चीज़ हम डिलीवर नहीं कर रहे हैं, देन यू कैन सर्टनली रेज द कंसर्न, बिकॉज वी फील दैट दैट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डिवीजन ऑफ लेबर हमने बहुत क्लियरली किया है। एग्जाम्पल के तौर पे हम नहीं कहते किसी को हम संस्कार देंगे, क्योंकि संस्कार देना मेरा काम नहीं है। आई विल नॉट टेल एनी सरदार जी टू गो एंड टच समबडीज फीट, क्योंकि वो मैं मानता हूँ कि सही है। आई विल नॉट आस्क एनी मुस्लिम बॉय और गर्ल टू डू दैट प्रैक्टिस, क्योंकि वो उनका नहीं है। संस्कार बांटना मेरा काम नहीं है। मेरा काम इतना ही बताना है कि हर चीज़ मुझे, जैसे मैं नेचर का हिस्सा हूँ, ऐसे दूसरी चीज़ें भी नेचर का हिस्सा हैं, एंड दे मस्ट रिस्पेक्ट दैट। वहाँ तक वो चीज़ समझ आती है, लेकिन उसके करने का, जेस्चराइज करने का तरीका जो है, वो हम बताने के लिए स्कूल नहीं बने हैं। वी आर मेंट टू एडुकेट द किड्स। उस लेवल पे मेरा बच्चा सोचे, क्रिटिकल एनालिसिस करे, कॉन्फिडेंट हो, रिप्रेजेंट करे अपनी ओपिनियन को, मेरी एक ओपिनियन के अगेंस्ट में उसका काउंटर ओपिनियन हो, वो चीज़ें आनी ज़रूरी हैं, बिकॉज हर काउंटर ओपिनियन अपने आप में एक वैकल्पिक सोच है। तो अगर आपकी शिक्षा वो नहीं कर पा रही है, तो आपका आपका बच्चा शिक्षित नहीं है, साक्षर है। तो साक्षर के साथ जो होना है वो ऑलरेडी हो रहा है, और साक्षर लोगों को ही असल में फिर बाद में कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। और उसका बहुत फेमस एग्जांपल है कि हम हमारे बच्चे जैसे कोचिंग से पढ़ के डॉक्टर और इंजीनियर बनने जाते हैं, लैब तो वो देखते ही नहीं हैं। तो दीज आर द कंसर्न्स जो सीकर के कॉन्टेक्स्ट में हैं, और जिनको एड्रेस करने के लिए हमें लगता है कि अगर स्कूल जेन्युइन एफर्ट करे और सिर्फ जितना बताया गया उतना कर ले, तो बहुत आसानी से कोचिंग का रिक्वायरमेंट जो है समय के साथ ख़त्म होता चला जाएगा। क्योंकि कोई भी नहीं भेजना चाहता है, हर पेरेंट अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित करना चाहता है। उसको सिक्योर करने के लिए ही वो एक जल्दबाजी करते हैं। तो जो उन्होंने 10-12 साल गलती की हुई है, उसको सुधारने का शॉर्टकट उन्हें कोचिंग लगता है। अब चाहे पटवारी बनना हो किसी को, या किसी भी पुलिस के अंदर आपको सिपाही की नौकरी लेनी हो, हर छोटी से छोटी नौकरी लेने के लिए कोचिंग ही करनी पड़ती है, जो कि ग्लोबली कहीं का भी फीचर नहीं है हिंदुस्तान के अलावा। एंड कई लोगों ने मेरे को उसके लिए बोला कि पॉपुलेशन हमारी इतनी ज़्यादा है, वो उसका बड़ा फैक्टर है। मैं मना नहीं करता कि पॉपुलेशन ज़्यादा नहीं है, बिल्कुल सर्टनली वी हैव ह्यूज पॉपुलेशन इन दिस कंट्री, बट वो हमारी स्ट्रेंथ है। जब हम अपने बच्चे को पैदा होते ही बताने लग जाते हैं कि मेरा तो बच्चा डॉक्टर बनेगा, मेरा बच्चा तो इंजीनियर बनेगा, तो सर्टनली यू आर मिसगाइडेड। और आप मिसगाइडेंस में अपने बच्चे को कुछ भी करते हैं तो बच्चा कुछ भी नहीं करता है फिर। तो वो एक एस्पिरेशन में डॉक्टर बनने आता है, और अल्टीमेटली ही एंड्स अप इनटू बिकमिंग ए कंपाउंडर और ए प्लम्बर और एन इलेक्ट्रीशियन। तो इज़ द फेलियर ऑन द प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग
ऑफ द पेरेंट्स, नॉट ऑफ द स्कूल। स्कूल का पर्पस था कि मेरे को कैसे भी करके मोनेटाइज करना था उस बच्चे को, स्कूल ने मोनेटाइज कर दिया उसे। तो ये मोनेटाइजेशन का जो प्रोसेस है, ये स्कूल को सिर्फ कॉन्शियस कॉल ही लेना पड़ेगा। हमने बहुत सारे बच्चों को दूसरे इंस्टीट्यूशन से आते हैं तो हम उनको डाउनग्रेड करके लेते हैं। वी शो केस कि आपके बच्चे को अगर आता नहीं है तो मैं नहीं, अगर आपके बच्चे को 8वीं में आकर के पढ़ना नहीं आता है तो इट्स नॉट माय फेलियर, इट्स फेलियर ऑन योर पार्ट, द काइंड ऑफ सिलेक्शन दैट यू हैव मेड। तो हम उनको वो टाइम मांगते हैं, एक्स्ट्रा टाइम मांगते हैं कि हमें आपके बच्चे को फलानी क्लास में लेने के 6th क्लास में लेना है या और किसी क्लास में लेना है, तो उसके लिए हमें नीचे तैयारी करनी है। तो यू हैव टू गिव अस दिस मच ऑफ एक्स्ट्रा टाइम फॉर योर किड सो दैट वी कैन ब्रिंग हिम टू द लेवल ऑफ आवर किड्स। We are doing that and we are doing, and parents are also responding to it, and they find we are doing it effectively. आपने कहा कि आईआईटीज़ जो हैं वहाँ पे पूरे प्लेसमेंट नहीं हो रहे हैं, तो क्या ये स्कूल्स के साथ साथ में आईआईटीज़ का फेलियर भी है, या सिर्फ आप ये कहना चाह रहे हैं कि आईआईटीज़ भी प्लेसमेंट इसलिए नहीं दे पा रही है पूरा कि स्कूल ने पहले कहीं डिलीवर करने में फेल हुआ है और उसी का असर आईआईटीज़ के दौरान रहा है? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अगेन। देखिए, आपको समझना होगा, जैसे मैंने अभी इससे पिछले सवाल का आपको जवाब दिया, ये वैसा ही कुछ है। मैंने अफोर्ड कर लिया क्योंकि आई एम डेडिकेटेड टू द कॉज, आई एम डेडिकेटेड टू द कॉज ऑफ एजुकेशन। तो मेरे को लगता है कि अगर बच्चे को पढ़ना नहीं आ रहा तो मैं पढ़ना सिखा दूँ। आईआईटी नहीं सिखाएगा। आईआईटी का जो हमारा कोर्स है हम वो करेंगे, जो करिकुलम है उसको हम फॉलो करेंगे, जिस मेथड से वो होना चाहिए वो हम करेंगे। अगर आपको नहीं आता था, क्योंकि यहाँ पे वो क्यों होशियार लग रहा था बच्चा अपने आप में, क्योंकि उसके अंदर सारी रेंज के बच्चे थे वहाँ पे उसके साथ। लेकिन जब वो आईआईटी में पहुँचता है तो एक डेफिनेट बैंड के बच्चे ही वहाँ पहुँचते हैं। राइट। सो नाउ इट्स अ गेम ऑफ इक्वल्स। Until now he was not playing the game of equals. He was comparatively better. That's why he managed or she managed to reach to the level. अब वहाँ पर आने के बाद में अब सारे धुरंधर हैं वहाँ पे। वहाँ पे वो जब वो परफॉर्म नहीं कर पाते हैं तो वो चैलेंजेस फेस करते हैं, Right. एंड देन यस दे गेट रिजेक्टेड फॉर द रीज़न बिकॉज दे हैव फेल्ड टू डिलीवर। तो अब स्कूल में जब आपने ये कहा कि वो जैसे 8वीं के बच्चे हैं वो अगर कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं, जैसे असर की रिपोर्ट है, या आप जो जनरली देखते हैं कि दूसरे स्कूल से कोई बच्चा यहाँ आ रहा है तो आप उसका एक टेस्ट लेते हैं और उसके आधार पे आप जज करते हैं कि ठीक है इसे कौन से ग्रेड में जाना चाहिए। क्या इसमें एक जो टीचर्स का ट्रेनिंग है वो बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है? क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ, या ये मेरी समझ ये कहती है कि एक स्कूल जिसने भी बनाया है वो ये तो कभी नहीं चाहेगा कि मेरे स्कूल से निकला हुआ बच्चा डफर हो या उसको चीज़ें नहीं आती हो या वो मतलब है ना बिलो परफॉर्मर हो। ये तो वो नहीं चाहेगा। इसके साथ ही मैं ये कंटेक्स्ट भी जोड़ना चाहूँगा कि जब आप दूसरे कंट्रीज़ के मॉडल की बात करते हैं तो हमने देखा है कि वहाँ पर टीचर्स का बहुत ढंग से ट्रेनिंग होता है। एग्जैक्टली। और उन्हें बहुत अच्छा रिसोर्स पर्सन मिलते हैं कि वो अच्छे से चीज़ें डिलीवर कर पाते हैं। राइट। इन सब चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट दिनेश जी। इसको देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। आई डोंट नो स्कूल्स कैसे इसको पिच करते हैं। मैं हमेशा मेरे हर पेरेंट को एक ही बात बताता हूँ कि मेरे पास कैंपस है, स्प्लैश पूल है, ओपन एयर थिएटर है, ग्राउंड्स हैं, मेरे पास आउटडोर क्लासेस हैं, आई हैव ACs in my entire campus, and blah 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 blah. There's no end to this list. Every year or day I would be adding something to it. बट अल्टीमेटली जो उनके साथ जाएगा, जो मैंने हमेशा जैसे शुरुआत में भी कहा कि वो एजुकेशन बच्चे के साथ वहाँ पहुँचेगी, उस चीज़ के लिए जो उसको ट्रांसमिट कर रहा है, दैट सोर्स इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ टीचर। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ, मेरा सही एसेट या इंफ्रास्ट्रक्चर कह लीजिए या रिसोर्सेज कह लीजिए, वो मेरे टीचर हैं। If I will be having good teachers, certainly I'll be able to communicate what is there in the syllabus to the kids, in the sense it could be implemented by the end user, that is the student. That is one. Training is certainly something. कोई भी आप मॉडल अडॉप्ट करते हैं तो आपको ऑब्वियसली उसी के मॉडल के लोग चाहिए। मैं ये सीकर में ही देखता हूँ कि आप मॉडल तो किसी और का यूज़ करते हैं और ट्रेनिंग हिंदुस्तान वाले से करवाते हैं। ठीक है, तो आप खुद ही कंफ्यूज हैं कि आप क्या डिलीवर करना चाह रहे हो। आपको खुद को नहीं पता है what you have planned and what you are delivering. हमने customization किया, yes, we have also adopted several things, but as on date, as in when we are doing any training, every month we have this program for our teachers called Develop, जो हमारा
प्रोग्राम है उसका नाम ही डेवलप है, ओके। देव एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम अपॉर्चुनिटीज़ करके वो है पूरा, जिसको हम करते हैं। उसकी सबसे ख़ास बात ये है कि जो उसको करने के एक्सपर्ट हैं, जैसे हमने हैप्पीनेस करिकुलम को हम प्रैक्टिस करते हैं, तो उसके लिए हैप्पीनेस करिकुलम के ही लोग दिल्ली से आकर के उसको करवा के गए हैं। उसमें कोई डाइल्यूशन नहीं किया हमने, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया है। जो उसके डायरेक्टर हैं वो खुद यहाँ पे जो 8 दिन की ट्रेनिंग थी उनमें से ही वाज़ हियर फॉर 4 डेज़। ही स्टेड फॉर 4 डेज़ एट सीकर टू ट्रेन माय टीम। For rest of the 4 days he deputed other 2 people to conduct the exercise and tests कि जो करवाया गया वो किस तरह से आउटपुट आ रहा है, और जहाँ वो वीक रहे उनको करने के लिए उन्होंने फिर से आगे एक्सटेंड किया उसको। तो टोटल वो 8 दिन के ट्रिप के लिए वही लोग आए। ठीक इसी तरह से हमने यूनाइटेड नेशंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अडॉप्ट किया हुआ है। तो उसकी जो टीम है, यूएन की दिल्ली की टीम है, वो आते हैं, वो देखते हैं जो चीज़ें हमारे एंड पे कमी है, क्योंकि हम कर रहे हैं वो सिर्फ सही है, ऐसा कभी नहीं होता। मैं जो सीकर में मैंने देखा है कि सिर्फ हम सही होते हैं कि हमने कर दिया तो सही होगा, वो हमारे केस में नहीं है। हम मानते हैं कि हम कर रहे हैं, उससे करने का एक बेटर तरीका शायद और भी होता होगा, जो हमें जब वो टीम आती है वो हमें गाइड करते हैं, एंड वी अडॉप्ट दोज थिंग्स, एंड सो इज़ द केस विद द अदर थिंग्स ऑल्सो। हम इनोवेशन के केस में अगर जैसे हम बात करें, तो हमने मिनिस्ट्री से लोगों को इनवाइट किया है। मिनिस्ट्री के लोगों ने आकर के हमारे टीचर्स को उसके लिए ट्रेनिंग देके तैयार किया है। तो ये हर महीने की ट्रेनिंग है ये, और ओनली दोज हु आर expert into that particular field which is associated or relevant to our courses or to the module that we follow, उसके हिसाब से ट्रेनिंग होगा, और ट्रेनिंग होगा तो अपग्रेड होगा। जो अपग्रेड नहीं होगा, इन दैट केस इसमें बड़ा मैं सिंपल सा इसको एक चिकन रूल बोलता हूँ कि या तो मुर्गी अंडा देगी या फिर वो तंदूर में जाएगी। तो जो टीचर नहीं सीखेंगे उन्हें इधर द टीचर हैज़ टू परफॉर्म और शी और ही हैज़ टू पैरिश। तो जो हमारे सीखते हैं, हम एज ए स्कूल वी आर कमिटेड टू अपलिफ्ट देम। If they will also adopt the same thing with the same spirit, we are there. If they will not adopt, then we have to apologize and we have to set our paths apart. हम दोनों को अलग होना ही होगा. We do those kind of corrections. हम आपके स्कूल पे आए हैं, उससे पहले मैं ये और जानना चाहता हूँ कि अब के टाइम पे चाहे सीकर हो चाहे मतलब पैन इंडिया कुछ भी आप देख लें, वहाँ पे बच्चों को स्कूल चाहे कोचिंग दोनों ही सेगमेंट में स्कूल और कोचिंग अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स पे 2 3 4 5 स्टूडेंट्स का फ़ोटो चिपकाता है और कहता है कि इसने आउटशाइन किया है। लाइक अगर किसी के पास में 2000 बच्चे हैं, 10,000 बच्चे हैं, 50,000 बच्चे हैं, वो 4 जनों का फ़ोटो लगाता है। और ये नंबर गेम है और पेरेंट्स ये देखते हैं कि इसको इतना अच्छा परफॉर्म इसने किया है तो मैं भी अपने बच्चों को इसी स्कूल में डला देता हूँ और मेरा बच्चा भी कुछ बहुत गजब कर जाएगा। ये एक्सरसाइज स्कूल के लेवल पे कैसा है, पेरेंट्स पे जो इसका इम्पैक्ट पड़ता है वो कितना सही या कितना गलत है, और क्या पेरेंट को इस चीज़ को देख के अपने बच्चे से उम्मीदें रखनी चाहिए? बहुत ज़्यादा हमारा साइंटिफिक तरीके का आप मेरा इंट्रोगेशन कर रहे हैं मेरे को कहना चाहिए, पर मैं नहीं डिटेल में जानना नहीं चाहता हूँ, नहीं सर्टनली आपने यू हैव टच अगेन एक बहुत जेन्युइन पॉइंट कंसर्न आपने रेज किया है। सीकर के कॉन्टेक्स्ट में मैं इसको ज़्यादा फील करता हूँ, बिकॉज हमने जब स्कूल डिज़ाइन किया था तो सीकर हमारा प्राइम था और हमने सीकर के कंटेक्स्ट में लोगों को स्टडी किया है। हमने स्कूल को जब बनाया था उससे पहले हमने एक सॉफ्ट लॉन्च किया था। वी इनवाइटेड 100 कपल्स फ्रॉम द टाउन एंड वी इंटरेक्टेड विद देम अबाउट देयर अंडरस्टैंडिंग अबाउट द स्कूल। तो जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ पेरेंट्स के ऑब्जर्वेशंस, वो सारी वहीं से आई हुई हैं। ओके, ठीक है, ये मेरा कोई इवोल्यूशन नहीं है कि मैं, बिकॉज आई कैन नॉट जज एनीबॉडी, बट एटलीस्ट आई कैन रिप्रेजेंट व्हाट दे हैव सेड। तो मैंने जिसकी आप बात कर रहे हैं, जैसे कि जो भी एक तादाद किसी स्कूल के पास है, हिंदुस्तान में सीकर से भी बहुत बड़ी बड़ी स्कूलें हैं। राइट। हो सकता है सीकर के स्कूलों के पास कैंपस बड़े हो गए होंगे, और तरीके से बहुत कुछ उनके साथ हो गया होगा। उनकी नंबर ऑफ स्ट्रेंथ के अगर हिसाब से भी मैं देखूं तो सिटी मॉन्टेसरी स्कूल लखनऊ में इससे कहीं ज़्यादा, बहुत ज़्यादा बड़ा कैंपस है, बहुत ज़्यादा स्कूल्स हैं और बहुत अलग लेवल पे वो डिलीवर करते हैं। सीकर का सबसे बड़ा स्कूल भी उनसे भी वो डबल बड़े हैं, वो इतने बड़े हैं, आप ये समझ लीजिए। तो बहुत कुछ है। दूसरा, पेरेंट्स का एक्सपोजर नहीं है।
इसको असल में कहते हैं एनेक्डोटल फेलेसी। ये एक साइकोलॉजिकल सिंड्रोम है कहना चाहिए। होता क्या है कि हमें 2 लोगों का, 1 लोगों का, 5 लोगों का फ़ोटो या इंटरव्यू दिखाया जाता है और हमें लगता है कि वो सबके ऊपर एप्लीकेबल हो गया है। सबके ऊपर एप्लीकेबल नहीं हुआ है वो। हम आप देखते होंगे, जैसे आपने मूवी देखा। आप मूवी देखते हैं, हमें पता होता है कि वो रियल नहीं है, वो पूरी तरीके से क्राफ्टेड है। राइट। बट एट टाइम दे सम मोमेंट्स बिकम सो इमोशनल कि आप भी उस मूवी के अंदर रोने लग जाते हैं, बिकॉज यू बिकम पार्ट ऑफ इट। यहाँ एनेक्डोटल फेलेसी काम करती है। आप अपने आप को उसके अंदर मान लेते हैं, आप उस किरदार का हिस्सा बन जाते हैं, इसलिए आपको रोना आ जाता है। ठीक इसी तरह से एजुकेशन का होता है कि जब हम बोर्ड के ऊपर 4 बच्चों को देख लेते हैं, हमें लगता है ये वाला बच्चा मैं ही हूँ। जिस बच्चे को हम देख रहे होते हैं वो मेरा बच्चा दिखने लग जाता है। यहीं पे हम मिसगाइड हो जाते हैं। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि अगर हम कोचिंग की सक्सेस की रेशो की बात करें, तो अभी तक भी 5% से ऊपर कोई कोचिंग रिज़ल्ट डिलीवर नहीं कर रहा है। मैनिपुलेशन, इंटरप्रिटेशन निकाल करके वो उसका क्या बोलते हैं, मैं उस पे नहीं जाऊँगा, बिकॉज़ दे आर ऑल्सो इनटू बिज़नेस, दे वांट टू मेक मनी आउट ऑफ दैट। लेकिन जेन्युइनली अगर देखा जाए तो 5% से ऊपर रेशो नहीं है। और गज़ब की बात ये है कि आप किसी भी स्कूल में चले जाइए, तो आपको 5% रिज़ल्ट वैसे भी मिल ही जाएगा, क्योंकि असल में वो क्राउड ऑलरेडी रेडी है। तो ऐसा कोचिंग कुछ डिलीवर नहीं कर रहे। इट्स जस्ट दैट दे आर डेडिकेटेड टू पर्टिकुलर थिंग। तो हमें लगता है कि लगातार एक चीज़ पे लगे रहेंगे, व्हेन यू बैंग ऑन द सेम प्लेस अगेन अगेन, तो बड़े से बड़ा पत्थर जैसे टूट जाता है। तो आपका कोचिंग वही काम कर रहा है कि आपको दे आर मेकिंग यू बिलीव कि देखिए वी आर बैंगिंग एट द सेम प्लेस अगेन, और उसका रिजल्ट ये आएगा कि आपका बच्चा डॉक्टर बन जाएगा। लेकिन व्हाट इज़ द पॉइंट? मैंने आईआईटी का आपको एग्जांपल दिया है। डॉक्टर्स का भी हमसे छुपी नहीं है कि इंडस्ट्री के क्या हालात हैं। मेरे साथी डॉक्टरों ने हमें बताया है कि डॉक्टर्स आज के दिन प्लेसमेंट के लिए जगह-जगह घूमते हैं। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर मिसगाइडेड विद बाय दैट फैक्टर ऑफ एनेक्डोटल फेलेसी, जिसमें हमें समझने की ज़रूरत है वेदर माय किड इज़ मेंट फॉर दिस थिंग और नॉट। और अगर वो नहीं है उसके लिए, तो मेरे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट माय किड इज़ नॉट मेंट फॉर दिस, एंड आई नीड टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ हिज और हर इंटरेस्ट एरियाज़, और उसके हिसाब से ही हमें अलाइन करना होगा बच्चे को। राइट। अब मैं चाहता हूँ कि आप मुझे ये बताएं कि जब हम इतनी सारी चर्चा कर चुके हैं और हम आप ही के स्कूल में बैठे हैं, देव विद्यालय में, तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपके स्कूल में क्या ऐसी खास चीज़ें हैं या क्या ऐसी खास क्वालिटीज़, फीचर्स या फैसिलिटीज़ हैं जो आपके स्कूल को सीकर के बाकी स्कूल से अलग बनाती हैं? तो सबसे पहले तो डिलीवरी। ओके। वी एंश्योर कि मेरा सेकंड का बच्चा जब थर्ड में पहुँचे, एवरी सिंगल चाइल्ड मस्ट बी एबल टू रीड फ्लुएंटली, कंफर्टेबली। बिल्कुल नहीं हो सकता कि वो नहीं पढ़ सकता हो। तो हमने उसके लिए, चाहे हमें रेमेडियल क्लासेस ऐड करनी हो, कुछ भी करना हो, लेकिन बाय द टाइम द पर्सन विल लैंड इन टू थर्ड स्टैंडर्ड, वो पढ़ेगा ही पढ़ेगा, न्यूमेरिकली करना पड़ेगा। सो इज़ द केस विद द अदर थिंग्स। दूसरी जो इसको करने के तरीके हैं, मैं उस पे आता हूँ। तो हमने कोई भी चीज़ को रोका नहीं है। यहाँ पे हर चीज़ की हर बंदे को आज़ादी दी है। तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे मेरा बच्चा कहता है वी वांट टू स्टडी आउटसाइड टुडे। ओके। सो वी हैव बिल्ड दिस कैंपस इन सच ए वे कि बच्चा इसके अलग-अलग पोर्शन में जाके आउटडोर क्लासेस कर सकते हैं। तो हम वो एंटरटेन करते हैं, एनकरेज करते हैं। 3 एट टाइम्स इट हैपन कि हमारा बच्चों को यही असाइनमेंट दिया जाता है कि टुमारो यू विल बी टीचिंग ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो वो ये एक हमारा एडिशनल फीचर आता है। गेम्स जैसे अगर मैं बात करूँ, जनरली स्कूल्स हफ्ते में 2 या 3 पीरियड करके ख़त्म करती हैं। हम वहीं पे हर रोज़ गेम्स करवाते हैं। हर रोज़ गेम्स होना स्कूल का अगेन एक बड़ा वो है। सैटरडे हमारे बैग नहीं होते हैं। हमारे बच्चे शानदार सैटरडे सेलिब्रेट करते हैं, जिसमें नो एकेडमिक डे होता है। दे आर बेसिकली ओनली इनटू एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़। जो भी अगर अगेन जो रेगुलर एक्टिविटीज़ नहीं होंगे, तो वो ऐसा नहीं कि वो पेंटिंग क्लास में जाके बैठ गए हैं। उस दिन होगा समथिंग लाइक मूवी स्क्रीनिंग। तो उनके लिए एक मूवी स्क्रीन, जैसे 2 साल पहले जब ऑस्कर मिला था एलिफेंट फेस्टिवल को, तो उसको दिखाया गया बच्चों को, उसके ऊपर स्टडी करके उसके बारे में पूछा गया। बच्चों का अभी जो नीचे के लेवल के 6-7 के बच्चे हैं, उनको डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो पंडित जवाहरलाल नेहरू की बुक है,
उसके बेसिस पे जो वीडियो है वो उनका वीडियो सीरीज़ था पूरा, वो दिखाया जा रहा है एंड देन वी डिस्कस सच थिंग्स विद द किड्स ऑन दोज़ सैटरडेज़, शानदार सैटरडेज़। सो इज़ द केस विद पब्लिक स्पीकिंग। हमने डेडिकेटेड ओपन एयर थिएटर बनाया है। स्विमिंग पूल का जैसे मैंने आपको बताया, हमने पोखर बनाया है। सो इज़ और हमारा एडवेंचर पार्क है। एडवेंचर पार्क में बच्चों को मेरा नर्सरी का बच्चा, यानी कि केवल आप ये जानिए कि 3 साढ़े 3 अपर साइड में 4 साल का बच्चा जो है वो ज़िप लाइन को ट्रैवल करता है। वो ओके। 27 एडवेंचर गेम्स हैं जिसमें वर्टिकल क्लाइंबिंग्स भी हैं, जो माउंटेनियरिंग क्लाइंबिंग्स होती हैं, जो बेसिकली माउंटेनियरिंग के कोर्सेज़ में सिखाई जाती हैं, वो मेरा बच्चा ऑलरेडी स्कूल में करता है। हमारे यहाँ बच्चे प्लांटेशन करते हैं, सब्जियाँ उगाते हैं, बच्चे अपने घर पे लेके जाते हैं। हमारा कोर्स जो है इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चे को सिर्फ़ एक बुक घर पे पहुँचती है। 1 दिन का बैकपैक जो जाता है वो एक ही बुक जाती है उसके साथ में। बैग को हमने कैनवस का बैग बनाया ताकि बच्चे को पता हो कि साइलेंटली वो किस तरीके से एनवायरनमेंट को कंट्रीब्यूट कर सकता है विदाउट मेकिंग एनी एक्स्ट्रा एफर्ट्स। कि हम रैगज़ीन का, जैसे आप जनरली स्कूल्स में देखते होंगे रैगज़ीन के बैग्स मिलते हैं, राइट। तो वो चीज़ें हम अडॉप्ट नहीं करते। अगर आप बुक्स की बात करेंगे तो 6 ऑनवर्ड्स हम बुक्स बच्चों को बेचते ही नहीं हैं। कि स्कूल ओके। की तरफ से हमारी टक शॉप में आउटराइटली स्टेटमेंट है कि आप बिल्कुल भी बच्चों को बुक्स नहीं बेच सकते हैं। 6 ऑनवर्ड्स के जो बच्चे हैं वो केवल बुक्स साल के शुरू में लेते हैं, हमने परचेज़ कर रखी हैं स्कूल ने उनसे टक शॉप से, और हम ही उनको यूज़ करने के लिए देते हैं, साल के एंड में वापस लेते हैं। तो बच्चा उस बुक को एकदम साफ-सुथरा रखेगा, क्लीन करके साल के एंड में देगा, और उससे उसके अंदर सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आएगी ही आएगी। इकोनॉमिक जो बर्डन है वो उसका घटेगा, प्लस टू दैट वो जो बुक है वो रीयूज़ होगी। तो जो एक्सेप्टेंस ऑफ रीयूजेज है, जो हम जनरली देखते हैं कि आज की जनरेशन में नहीं, कि कि भैया का शर्ट है, छोटा बच्चा कह रहा है कि हुँ। भैया की छोटा हो गया तो आप मेरे को पहना रहे हो, मैं नहीं पहनूंगा। हम नहीं चाहते इस तरह की सोसाइटी, क्योंकि सोसाइटी के अंदर एक्सेप्टेंस आने से ही सोसाइटी बिल्ट हो सकती है। एक दूसरे को रिजेक्ट करने से हम सोसाइटी नहीं बना सकते। तो वी आर डूइंग सच थिंग्स। इम्प्लीमेंटेशन की अगर हम डिलीवरी जैसे मैं बताई, तो यूनिफॉर्म के अंदर वी डू नॉट अलाउ टू वेयर द डिफरेंट काइंड ऑफ शूज़ टू द किड्स। एक तरीके का डिज़ाइन बताया गया है, वही पहनना है। दैट्स डिसिप्लिन। आप असेंबली में नहीं हिल सकते हैं, तो आप नहीं हिल सकते हैं। देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ एक्सक्यूज़ कैन नॉट बी एक्सेप्टेड जस्ट फॉर द रीज़न कि मेरे को ऐसा हो गया। क्योंकि वो सच्चाई है कि आपको जब तक, जितना भी आप जैसे बुक्स भी पढ़ते हुए हैं, तो आपने देखा होगा कि हर बुक कहती है कि ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। फ़िलॉसफ़ी की मैं ज़्यादा बात करूँगा, जो लाइफ़ स्किल्स के ऊपर जो लोग ज़्यादा लिखते हैं, तो वो अगर आप साइलेंटली अगर उसको देखेंगे, हर लाइफ़ स्किल की बुक का एक वर्ड में अगर आप उसको समाहित करने की कोशिश करेंगे, तो वो है डिसिप्लिन। आप चाहते हो कि आपका एक फाइनेंशियल आपका बैंक बैलेंस स्ट्रांग हो, तो यू हैव टू अडॉप्ट ए पर्टिकुलर थिंग। देन यू हैव टू डू इट रिगरसली एज़ ए डिसिप्लिन। आप ये नहीं कह सकते कि मैं साल में 4 महीने तो करूँगा और 8 महीने नहीं करूँगा, ठीक है? सो इज़ द केस विद अदर थिंग्स कि मेरे को योगा करना है, तो आई विल डू इट रिगरसली, आई विल डू इट विद डेडिकेशन थ्रू आउट द ईयर। ऐसा नहीं है कि आज मूड कर रहा तो करते हैं, कल छोड़ते हैं, फिर परसों सोचते हैं। तो ये नहीं होना चाहिए। हमने स्कूल के अंदर इन छोटी-छोटी कंप्लायंसेस को हमने कोशिश की है कि हर चीज़ पे लगातार हो, ताकि बच्चे की पर्सनैलिटी के अंदर वो आ जाए। तो आप जैसे किसी को बात करेंगे, मेरा बच्चा न्यूज़ रीडिंग करेगा, सो बच्चा कैन नॉट रीड लाइक जैसा जनरली न्यूज़पेपर में होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नो, यू कैन नॉट टॉक एड्रेस योर प्राइम मिनिस्टर लाइक दिस। यू हैव टू एड्रेस प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी। तो ये छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं इम्प्लीमेंटेशन के पार्ट पे, वी बेसिकली टेक केयर ऑफ दोज़ एस्पेक्ट्स। डिलीवरी इज़ समथिंग दैट वी एंश्योर दैट मस्ट हैपन, व्हिच इज़ लाइक फेलियर एज़ ऑन डेट इन मेजॉरिटी ऑफ द स्कूल्स, क्योंकि वो बनाने के लिए बना देते हैं। वो चीज़ें हम कर रहे हैं। स्कूलों ने आप देखते हैं कि स्पोर्ट्स की ड्रेस पहना के बच्चों को स्कूल बुला लेती हैं। तो वो नहीं है, कल को बच्चा आपका बैंकर बनेगा। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट दैट बंदा टू एक्सेप्ट फॉर्मल आउटफिट? वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको आपने ज़िंदगी भर स्पोर्ट्स आउटफिट टी-शर्ट और लोअर के अंदर स्कूल बुला लिया। आपने उसको फॉर्मल सेटअप हफ्ते में 1 बार या 2 बार दिया है। तो ये हम इन सब चीज़ों के ऊपर बहुत स्ट्रिक्टली करते हैं, काउंसल भी करना होता है। तो हमारे काउंसलिंग रूम्स इस तरह से डिज़ाइन किए गए हैं कि बच्चे अ, अपने आप को ये फ़ील करेंगे जब वो अपनी बात कर रहे हैं, वो कॉन्फिडेंशियल है, इट विल नॉट बी लीक्ड, क्योंकि वो साउंड प्रूफ है। बच्चे पूरा कैंपस जो है, एक अपाहिज बच्चा भी होगा, वो भी जो स्पेशल चाइल्ड है, वो भी ट्रैवल आराम से अपने पैरों पे घूम सकता है, देख सकता है, क्योंकि 100% कैंपस में रैंप बनाया गया है।
तो आपको ग्राउंड में भी पहुंचना है, तो आप यू कैन रीच टू दैट किड कैन रीच टू द लास्ट पॉइंट ऑफ द कैंपस एंड द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द कैंपस। ऐसा कोई भी बैरियर नहीं है जिसकी वजह से वो नहीं पहुंच पाएगा। ओके। तो देर आर सेवरल थिंग्स, जैसे मैंने इंटरेक्टिव वॉल्स भी हैं, तो बेस्ट थिंग इज़ कि आप विजिट करें। That is the only way out, because it's an endless list and there are hundreds of things which I can talk of unique in context of seeker in our school. तो मेरा हमेशा रिक्वेस्ट रहता है कि मोटे तौर पे मैंने जैसे आपको बताया, बट देर आर सेवरल अदर थिंग्स जो लोगों को कैंपस में आकर के विज़िट करने से ही मैं आभास आएगा कि क्या होता है इंटरेक्टिव कैंपस, किस तरीके से कैंपस आपसे बात करता है। तो ये चीज़ें देखने के लिए तो टूर इज़ द ओनली आई कैन रिकमेंड कि Very true. पेरेंट्स को टूर करना ही करना चाहिए हमारे यहाँ से, चाहे उसके बाद में दे कैन मेक एन अंडरस्टैंडिंग अबाउट द इंस्टीट्यूशन ऑब्जर्वेशन और देयर ऑब्जर्वेशन, बट प्राइमरली उनको टूर करना ही करना चाहिए। आपका स्कूल एक ऐसा स्कूल है जो सीकर शहर में एकमात्र डे बोर्डिंग स्कूल है, आई गेस। जनरली स्कूल्स 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे बच्चों के लिए ख़त्म हो जाते हैं। आपके बच्चे यहाँ पे 4:30 बजे तक रहते हैं। इससे बच्चों को क्या बेनिफिट्स एक्स्ट्रा मिल सकते हैं? और इसके बाद, क्योंकि ऐसा लगता है कुछ पेरेंट्स को कि फिर घर पे उन्हें बच्चों को समय बहुत कम मिलेगा, तो ये चीज़ें कैसे काम करती हैं आपके? यस, डे बोर्डिंग स्कूल के अगर फीचर के तौर पे बात करूँ तो हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है, आप हॉस्टल को जैसे समझिए, हॉस्टल स्कूल्स होती हैं, बोर्डिंग स्कूल्स जो होती हैं, बहुत सारी फीचर्स वहाँ होती हैं जो कि वो बियॉन्ड स्कूल आवर्स करते हैं, जैसे गेम्स। तो आप बोर्डिंग स्कूल्स में देखेंगे जनरली गेम्स आपको ऑलमोस्ट डेली मिलेगा। अब पेरेंट्स को अगर मैं डे बोर्डिंग नहीं बनाता हूँ तो आई कैन नॉट अफोर्ड टू गिव देम गेम्स पीरियड ऑन द डेली बेसिस। व्हाट द अदर स्कूल्स आर डूइंग, आई डू हैव टू अडॉप्ट द सेम प्रोसेस। आई हैव टू कंडक्ट स्पोर्ट्स ओनली वंस और ट्वाइस इन ए वीक, तो और थ्राइस ऑन अपर साइड, इससे ज़्यादा नहीं होगा, या एक स्पेशली एक अलग से कॉलम निकाल के मैं ख़त्म कर दूंगा। हम उसमें नहीं जाना चाहते हैं। हमने उसको करने के लिए हर चीज़ रोज़ाना डाली है। तो थिएटर, म्यूज़िक, आपका गेम्स, ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से न्यूज़ रीडिंग, लाइब्रेरी, ये चीज़ों को करवाने के लिए हमें एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है। Right. और उसके लिए हमें डे बोर्डिंग रन करना पड़ता है, जिसमें हम लास्ट के 2 बजे के बाद में, तो बच्चा रेगुलर स्कूल करता है 2 बजे तक हमारे यहाँ, लंच करता है, आफ्टर लंच वो अपने यूटेंसिल्स वगैरह क्लीन करके अपने बैग में डालता है, और उसके बाद में ही स्टार्ट्स विद द अदर एक्टिविटीज़, रेस्ट ऑफ द एक्टिविटी। तो सबसे पहले वो होमवर्क पूरा करेगा। ओके। अगर उसके बाद में रेमेडियल क्लासेस, तो द किड विल बी गोइंग फॉर द रेमेडियल क्लासेस, और एल्स ही विल बी गोइंग फॉर ईदर फॉर गेम्स और फॉर थिएटर और फॉर टू द लाइब्रेरी और म्यूज़िक और डांस, जो भी उस दिन का उसके लिए शेड्यूल किया गया है, वो चीज़ें उसके लिए वो लास्ट के जो 1.25 घंटे का उसे टाइम मिलता है, वो उन सब चीज़ों के लिए उसको दिया गया है ताकि वो प्रैक्टिस के तौर पे करे। इससे पेरेंट्स को ये बेनिफिट है कि ना उनको ट्यूशन करवाने की ज़रूरत रहेगी कभी भी, क्योंकि बच्चे के लिए अगर हमें ज़रूरत है तो हमने रेमेडियल ऑलरेडी कंडक्ट कर दिया है, जिसके उसके कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं पे करते हैं। जी। आपको बच्चे की, क्योंकि बच्चा हमेशा आपको पता होगा, बच्चा हमेशा इन्फेक्चुएशन से अपने गेम सीखता है। तो एक बड़ी फेमस फिल्म आई थी सलमान खान साहब की, जिसमें कादर खान साहब भी थे, वो दुग्गल साहब बने थे उसमें। बिल्कुल। तो दुग्गल साहब रोज़ाना रोल प्ले चेंज, तो बच्चा भी वैसे ही होता है, दुग्गल साहब की तरह रोज़ाना वो कहता है कि आज मैं क्रिकेटर बनूंगा, कल मैं टेनिस वाला बनूंगा, परसों मैं कैरम वाला बनूंगा, उसके बाद में मैं चेस वाला बनूंगा। तो रोज़ाना उसकी डिमांड बदलती है, पेरेंट्स के ऊपर वो एक एक्स्ट्रा कॉस्ट की तरह आती है। तो आप एनवायरनमेंट में जब इस तरह से चीज़ें डिमांड होने लगेंगी और हर बच्चा आपकी सराउंडिंग में डिमांड करने लगे, तो आप फैक्ट्री पे आउटपुट डाल, तो आपने एनवायरनमेंट में पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट। तो हमने ये चीज़ें डाल दी स्कूल के ऊपर कि आपके बच्चे के लिए आपको कोई रिसोर्सेज अलग से प्रोक्योर, फुटबॉल है, कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है। स्कूल ने यूनिफॉर्म दिया है, वो उसी यूनिफॉर्म से टेनिस खेलेगा, उसी से बास्केटबॉल खेलेगा, उसी से वो फुटबॉल खेलेगा, उसी से वो हॉकी खेलेगा, उसी से कैरम भी खेलेगा, चेस भी खेलेगा एंड अदर गेम्स। तो सबके लिए एक ड्रेस हो गई। प्लस यू डू नॉट हैव टू बाई फुटबॉल, क्योंकि एक बच्चा होता क्या है जनरली घर पे कि मेरे पास फुटबॉल है तो आप भी घर पे जाके लड़ने लगेंगे, और वाइस वर्सा कि मेरे को उनके पास है, दिनेश जी के पास है तो मेरे को भी चाहिए, तो घर पे वो ज़िद करते हैं। तो इस तरह की ज़िद को पेरेंट्स कर्टेल नहीं कर पाते हैं, दे हैव टू ऑनर द रिक्वेस्ट ऑफ द किड। तो यहाँ पे अब जब वो सारी चीज़ें हम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हैं, तो साइलेंटली वो बच्चा एनवायरनमेंट में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है, वैल्यू ऑफ शेयरिंग सीख रहा है, पेरेंट्स के ऊपर इकोनॉमिक बर्डन नहीं आ रहा है, घर के अंदर कचरा नहीं पैदा हो रहा है। आज फुटबॉल ला के रख दिया, कल बास्केटबॉल ला के रख दिया, तो पता चलता है कि 2-3 साल के अंदर एक कबर्ड तो सिर्फ स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का भर गया है। तो छोटा मोटा एक स्पोर्ट्स स्टोर तो आप घर पे ही खोल लेते हैं।
राइट। तो हमने कोशिश किया है टू बेसिकली एड्रेस सच थिंग्स, ताकि पेरेंट्स के ऊपर वो एक्स्ट्रा कॉस्ट ना आए। और पेरेंट्स की मेजॉरिटी ऑफ द, जैसे मैंने कहा कि बच्चे का प्रोफेशन होता है एजुकेशन लेना, तो वो उस प्रोफेशन के लिए एज ए स्टूडेंट वो उसके लिए डेडिकेटेड है। तो हम उस पर्पस के लिए, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो सारी सराउंडिंग्स हम बिल्ड करते हैं। बियॉन्ड दैट हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ग्रेट। अब मैं आखिर में ये चाहूँगा कि आप हमारे सीकर के जो भी पेरेंट्स हैं या आसपास के पेरेंट्स हैं, और वो भी शायद अपने बच्चे के लिए एक अच्छे स्कूल की तलाश कर रहे होंगे या उन्होंने की होगी और उसके बाद में कोई एक स्कूल सेलेक्ट किया होगा, और क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस कई बार वेरी कर जाती हैं, वो समझ नहीं पाते कि उन्हें क्या एक्सपेक्ट करना था, क्या डिलीवरी लेनी थी, और उसके बीच में उनको परेशानी आ जाती है कि उन्हें अपने स्कूल से सेटिस्फाई नहीं है तो दूसरा स्कूल ढूंढना है, बार बार उन्हें पैसा लगाना होता है, वो एक्सरसाइज करनी होती है। मैं चाहता हूँ कि आप पेरेंट्स को बहुत सीधे सिंपल वर्ड्स में ये समझाएं एक बार फिर से कि उन्हें अपने स्कूल के साथ में किस तरीके से रिलेशन बिल्ड करना है, क्या उनसे एक्सपेक्ट करना है और क्या डिलीवरी मांगनी है, जिसके आधार पे ये तय करें कि वो इस स्कूल में बच्चे को अपने को रखें या नहीं रखें। इसमें देखिए, हर बच्चे का एप्टीट्यूड अपना एक अपने अप्रोच है। उस चीज़ को पेरेंट्स को आइडेंटिफाई करना एक सबसे पहले प्राइमरी गोल होना चाहिए। जब तक पेरेंट उस गोल को नहीं आइडेंटिफाई कर पाएंगे, वो हमेशा अपनी चॉइसेस बच्चे के ऊपर लाते रहेंगे, बिकॉज उन्हें लगता है कि दिस वे आई माइट बी एबल टू कम आउट ऑफ द करंट स्टेट एंड आई विल बी इन ए बेटर स्टेट, जो हम बच्चों के ऊपर अपने। तो ये थ्री इडियट के फरहान के पापा मत बनिए, मेरा सबसे पहला हमेशा मैं लोगों को कहता हूँ कि आपको बच्चे की ग्रेजुएशन के बाद में रियलाइज़ होता है कि आई हैव टू करेक्ट माई सेल्फ, बिकॉज अब मेरा बच्चा कहीं नहीं है। आईआईटी करने के बाद में भी प्लेसमेंट नहीं है, डॉक्टर बनने के बाद में भी ही इज़ नॉट गेटिंग ए गुड जॉब। तो वो चीज़ें आपको समझनी होंगी। पेरेंट्स के साथ ये दिक्कत है कि ज़रा सा ही कॉस्ट बढ़ते ही वो लोग ये डिसाइड कर लेते हैं कि ये इंस्टीट्यूशन ऐसा है, वो ऐसा है। फ़ीस से डिसाइड ना करें, फ़ीस के अगेंस्ट में जो डिलीवरी है उसके अगेंस्ट डिसाइड करें। सीकर में अगर आप 2500 रुपये का एक दिन रात को डिनर करके आ सकते हैं, तो आपके ध्यान होना चाहिए कि कितनी एजुकेशन के लिए भी हमें खर्च करना है। हर अच्छी एजुकेशन के लिए पैसा लगता है। पेरेंट्स, मैंने ये रियलाइज़ किया है कि मेजॉरिटी ऑफ द पेरेंट डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ द काइंड ऑफ टिकट द स्कूल इज़ चार्जिंग। उससे प्रॉब्लम ये होता है कि इनिशियली हो सकता है द पेरेंट्स माइट बी एबल टू सेव ए कॉस्ट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन, बट अल्टीमेटली जब वो कोचिंग वगैरह में जाना शुरू होते हैं तो उनको पता चलता है कि नाउ दे हैव टू पे समथिंग फॉर नथिंग, कि बच्चा कोचिंग भी करेगा, पास होने की कोई गारंटी नहीं है, स्ट्रेस में भी रहेगा, कोई एक्टिविटी नहीं मिलने वाली है, कुछ भी नहीं मिलने वाला है, बट अब मेरे को पे करना है उतना। तो आप स्कूल के अंदर अगर टाइमली अपने बच्चे की एजुकेशन के अंदर इन्वेस्ट करेंगे, स्कूल विल बी एबल टू, क्योंकि आप हम सरकारी रिसोर्सेज पे रन नहीं करते हैं। हमें जब तक पेरेंट्स कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे अपनी फ़ीस को लेकर के, तब तक उन्हें कॉम्प्रोमाइज़ मैन पावर मिलेगा। जब कॉम्प्रोमाइज़ मैन पावर मिलेगा तो वो कॉम्प्रोमाइज़ डिलीवरी करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि डिलीवरी प्रॉपर हो, उसके लिए क्वेश्चंस आपके सही होने चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि मेरा बच्चा जब 5वीं में आ चुका है तो चारों तरीके की जो मैथ्स की कैलकुलेशंस हैं वो 4 के नंबर तक आनी चाहिए। अगर वो आपके बच्चे को नहीं आ रही हैं तो यू कैन सर्टनली चैलेंज द स्कूल कि ये क्यों नहीं आ रही है। बच्चे को अपनी रीडिंग से इंटरप्रेट करना आना चाहिए। अगर उसको इंटरप्रिटेशन नहीं आ रही है और उसको रिप्रोड्यूस करना नहीं आ रहा है 5th के स्टैंडर्ड में, तो ये सर्टनली यू कैन चैलेंज। बट बिफोर दैट टेक ए टफ कॉल, मेक स्ट्रॉन्ग चॉइसेस, focus on the deliveries rather than tempting and gimmick things कि मेरे बच्चे की फ़ोटो ज़्यादा आनी चाहिए, मेरे बच्चे का रील नहीं बना, वीडियो नहीं बना। अब वीडियो रील के बजाय आप ये देखिए कि स्कूल में कितनी चीज़ें हैं जो मेरे बच्चे को करवाई गई हैं। अगर करवाई ही नहीं जा रही हैं और बना दिया गया है, तो वो याद रखिए आपका बच्चा सिर्फ नाटक सीख रहा है, उसे कुछ आ नहीं रहा है। तो अगर आपको उनको कुछ करवाना है तो बड़ी सीधी सी बात है, आपको डिलीवरी पे लगातार सक्रिय रहना होगा। उन्हें जैसे मैंने कहा, छठी का बच्चा करंट अफेयर्स के अंदर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तो होना ही चाहिए। अगर उसमें स्कूल नहीं रेडी करवा रहा है तो यस, सर्टनली यू कैन क्वेश्चन द स्कूल कि ये क्यों नहीं हो रहा है, रादर देन मेकिंग कॉम्प्रोमाइज़ चॉइस कि आप कहीं पे भी डाल दें। उससे यही होगा कि बच्चा लाइफ टाइम अपने उसके बाद में भी वो स्ट्रगल करता ही रहेगा अपनी सर्वाइवल के लिए। थैंक यू वेरी मच।
तो पेरेंट्स के लिए ये एक बहुत अच्छा सजेशन है कि आपको NEP 2020 का जो पूरा डॉक्यूमेंट है वो आपको पढ़ना चाहिए, ताकि आपको ये पता चल सके कि आपका बच्चा किस स्टैंडर्ड में है और उस लेवल पर उसे कितनी चीज़ें आनी चाहिए जो आपके स्कूल को डिलीवर करनी थी, और वही आपको स्कूल से एक्सपेक्ट करना चाहिए, बजाय कि ऐसी चीज़ें एक्सपेक्ट करना या उन चीज़ों के आधार पे स्कूल को जज करना जिसके लिए स्कूल नहीं बना है। उससे मेरे ख्याल से ये होगा कि आपका एक स्कूल से दूसरे स्कूल में बच्चे को डालना, फिर से दूसरे स्कूल में रजिस्टर करना, बच्चे का वहाँ पे जो अपने पुराने फ्रेंड्स को छोड़ के या पुराने माहौल को छोड़ के नई जगह पे जाना, ये सब एक्सरसाइज से आप बच सकेंगे और बच्चा सिर्फ एजुकेशन पे अच्छे से फोकस कर सकेगा, जो कि मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर होगा। रही बात देव विद्यालय की, तो हमने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी। ना सिर्फ स्कूल के फीचर्स और फैसिलिटीज़ अच्छे हैं, बल्कि उन्हें अच्छा बनाने से पहले भी बहुत सारा होमवर्क किया गया है, बहुत सारी रिसर्च करी गई है। तो काफ़ी वास्ट रिसर्च का एक प्रोडक्ट है देव विद्यालय। तो यहाँ आकर आपको समझना होगा अपने बच्चे के लिए कि क्या ये स्कूल आपके बच्चे के लिए अच्छा स्कूल है। उसके लिए आपको इस स्कूल को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, यहाँ के जो काउंसलर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, कन्वीनर हैं, उनसे आपको बात करनी पड़ेगी। और फिर अगर आप ये डिसाइड करते हैं कि देव विद्यालय में आप अपने बच्चे को डालें, तब ही जाके फ्यूचर के लिए आपका बच्चा कैसा रिजल्ट दे पाएगा, स्कूल कैसा डिलीवर कर पाएगा, ये पता चलेगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे पेरेंट्स जो हैं, जो इस वीडियो को देख रहे हैं, इंटरव्यू को देख रहे हैं, वो डेफिनेटली आपके स्कूल को विज़िट करेंगे और आई एम श्योर कि उनको ये पसंद आएगा। आई होप सो। और हम आपसे फिर इस तरीके से कम्युनिकेट करते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, ताकि एजुकेशन को लेकर पेरेंट्स के मन में जो बहुत सारे सवाल होते हैं या शंकाएं होती हैं, उनके समाधान के लिए भी हम बात करते रहेंगे, ताकि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दिया जा सके, इन्फॉर्मेशन उनको मिल सके और उस इन्फॉर्मेशन के आधार पर वो अपने बच्चे के लिए सही डिसीजंस ले सके। तो आपने हमें समय दिया, काफ़ी सारी बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू। प्रणाम।